हाँ ठीक है, बाकी लोग आते रहेंगे। पिछली क्लास में मेमोरी बता रहे थे, जहाँ पर बताए थे कि मेमोरी कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। और क्लासीफाई हम लोग कितने टाइप से किए थे, 2 टाइप से। पहला परसिस्टेंस के आधार पे था, जहाँ पर आया वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। दूसरा हम लोग किसके आधार पर ले आए थे, इंटरैक्शन। तो पहला क्या हो गया था, मेन, और दूसरा क्या हो गया था, ऑक्सिलरी। मेन जो होता है इसका दूसरा नाम क्या हो गया, प्राइमरी, और ऑक्सिलरी का दूसरा नाम सेकेंडरी। ठीक है, तो ऑक्सिलरी में आपको हम ये बताए थे कि ये मेमोरी जो होता है वो सीपीयू से कनेक्ट करता है, लेकिन इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इनपुट आउटपुट मीडियम या इनपुट आउटपुट बस का यूज़ करते हैं। अब हमारे पास कुछ समस्याएं हैं। समस्याएं ये हैं कि कौन सा मेमोरी यूज़ करे, कहाँ यूज़ करे, कैसे यूज़ करे। तो सबसे जो फास्टेस्ट मेमोरी है उसका नाम है सैसे, सुने होंगे आप लोग। उसके बाद जो इससे फास्ट आता है उसका नाम क्या है, रजिस्टर। तीसरे नंबर बताइए कौन सा आता है, इसके बाद आता है मेन मेमोरी, जिसको हम लोग रैम बोलते हैं। इसके बाद क्या आता है, मैग्नेटिक डिस्क, जिसको आप लोग हार्ड डिस्क बोलते हैं। और लास्ट में आता है सीडी और डीवीडी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक टेप्स। क्या हो गया, तो ये पूरा का पूरा जो है वो पैटर्न है, जिसका हम क्या बोलते हैं, पिरामिड बोलते हैं। किस चीज़ का, मेमोरी का। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। इस पिरामिड में आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे मेमोरी साइज छोटा होता है, मेमोरी साइज डिक्रीजेस। यानी सबसे छोटा जो होता है वो क्या होता है, सैशे मेमोरी। उसके बाद क्या आता है, रजिस्टर। उसके बाद क्या आता है, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स। दूसरा क्या होता है कि मेमोरी साइज डिक्रीज होगा तो क्या प्रोसेसिंग पे कोई इम्पैक्ट आता है, तो ये अलग कहानी है, जानेंगे। लेकिन यहाँ क्या होता है कि आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे प्रोसेसिंग स्पीड जो होता है इंक्रीज कर जाता है। यानी सबसे कम प्रोसेसिंग स्पीड किसका हो गया, मैग्नेटिक टेप का। सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड किसका हो गया, सैशे मेमोरी का। ऐसा क्यों होता है ये हम लोग जानेंगे जब पढ़ा रहे होंगे आपको इन डिटेल्स में। फ्लिप फ्लॉप कंडीशंस होता है, उसकी वजह से ये होता है। क्लियर है, तो हम लोग को क्या करना है, हर किसी के बारे में पढ़ना है, सैसे के बारे में, रजिस्टर के बारे में, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक डिस्क, सबके बारे में जानना है। क्योंकि ये सब किसका पार्ट है, ये सब किसका पार्ट है, अरे बोलो किसका पार्ट है, मेमोरी का पार्ट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सैशे मेमोरी से। ये सैशे है क्या, यूज़ क्यों करते हैं, तो सैशे का जो यूज़ करते हैं हम लोग इंस्ट्रक्शंस को टेम्पोररीली स्टोर करने के लिए करते हैं। तो टेम्पोररी इंस्ट्रक्शंस का स्टोरेज जो होता है प्रोसेसिंग के दौरान, वो कहाँ पर होता है, सैशे में होता है। तो इसको पहले बना लीजिए, इस पिरामिड को बनाइए कॉपी पे। पहले उसको बनाओ, फिर इस पे आएंगे हम लोग।
लिख लिए, ये ड्राइंग बना लिया पिरामिड। आगे लिखिए सैशे मेमोरी के बारे में। अच्छा एक बात बताना भूल के, देखो जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना कॉस्ट ऑफ मेमोरी बढ़ता जाएगा। सबसे महंगा मेमोरी कौन सा हो गया? सैशे। तो मेमोरी साइज डिक्रीजेस, कॉस्ट ऑफ मेमोरी इंक्रीजेस। इसको याद रखना। लिख लिए। आगे लिखते हैं लोग सैशे मेमोरी के बारे में। तो बताए सैशे मेमोरी क्या है? फास्टेस्ट मेमोरी है, और हर वो इंस्ट्रक्शन जिसका इस्तेमाल आप बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं उसको कहाँ पे स्टोर किया जाता है? सैशे में किया जाता है। तो आप इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, इट स्टोर्स द फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड डेटा and the currently required data. लिखोगे the instruction execution speed सैशे में, हाँ, the instruction execution speed of सैशे memory, माफ़ी चाहते हैं, of CPU, not सैशे memory, of CPU is very high, as the speed of main memory, therefore we use sachet memory to compensate the speed, the execution speed. लिख लिए। अब देखो दूसरा आता है रजिस्टर। रजिस्टर कई बार पढ़ चुके हैं तो इसके बारे में नहीं बताएंगे, इट्स ऑल अबाउट वेस्टिंग टाइम। हम लोग सीधा आते हैं मेन मेमोरी पे। रजिस्टर कई बार बता चुके हैं तो रजिस्टर नहीं बताएंगे। आ जाओ मेन मेमोरी पे। देखो मेन मेमोरी की अगर बात करेंगे तो आप सब जानते हैं कि मेन मेमोरी में दो चीज़ें होती हैं। पहला क्या होता है? रैम। दूसरा क्या होता है? रोम। अब रैम और रोम की अगर हम बात करें तो रैम और रोम के भी कुछ क्लासिफिकेशंस होते हैं। रैम अगर देखोगे मार्केट में तो अभी दो तरीके का है, एस रैम और दूसरा क्या है? डी रैम। तो एस रैम और डी रैम में कोई अंतर है? स्टैटिक और डायनामिक। उसके अलावा देखो एस रैम और डी रैम की अगर बात करें तो आप बताइए क्या अंतर है? पहला एक बच्चा बोला कि सर एस रैम का मतलब हो गया स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा हमसे कहा कि सर डायनामिक एक्सेस मेमोरी। लेकिन हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है, और भी कोई तरीका है? नहीं, पहले हम लोग सस्ता और महंगा की बात कर लेते हैं। महंगा कौन सा होता है? ये जो होता है एस रैम, ये कॉस्टलियर होता है।
डायनामिक रैम जो होता है ये सस्ता होता है। और कुछ, अब स्पीड की बात कर रहे थे, अब स्पीड किसका ज़्यादा होगा, जिसका कम होगा? स्टैटिक जो होता है ये फास्टर होता है, डायनामिक क्या होता है? स्लोअर होता है। क्या प्रोड्यूस करता है? क्यों? ज़्यादा चलाने पे हीट प्रोड्यूस करता है, क्यों, ये जानना चाहते हैं। होता क्या है, डायनामिक रैम जो होता है ना, वो 1T 1C आर्किटेक्चर पे काम करता है। आई रिपीट अगेन, डी रैम जो है वो एक आर्किटेक्चर पे काम करता है, उसको बोलते हैं हम लोग 1T 1C। 1T 1C क्या है, पहले हम वो बता दें। 1 ट्रांजिस्टर 1 कैपेसिटर आर्किटेक्चर जो है वो चलता है डी रैम के अंदर। इसका नुकसान क्या है कि कैपेसिटर जो है, अभी पढ़ाएंगे इसका डिटेल पढ़ाएंगे हम, तो इसमें क्या चलता है 1T 1C, ठीक है, 1 ट्रांजिस्टर 1 कैपेसिटर। अब छोड़ दो, बाद में बताएंगे क्या होता है। फिलहाल आप ये समझो इसके अंदर ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर होने से क्या नुकसान होता है इस आर्किटेक्चर से। नुकसान ये है कि इवन इफ पावर इज देयर, डेटा गेट्स लॉस्ट। या डेटा इज लॉस्ट लिख दो। या गेट्स लॉस्ट, ठीक, गेट लॉस्ट, ठीक, काफ़ी, कोई सेंटेंस नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग पढ़े थे स्टैटिक रैम, सॉरी रैम में पढ़े थे, बताए होंगे कि रैम के साथ दिक्कत यह है कि लाइट कटेगा तो डेटा क्या हो जाएगा, उड़ जाता है। यही ना जानते हैं रैम के बारे में। लेकिन इस डी रैम के साथ उल्टा है, लाइट रहेगा भी तो डेटा क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस हिसाब से ये बनाया ही गया है। किस हिसाब से बनाया गया है? 1T 1C आर्किटेक्चर, यानी एक ट्रांजिस्टर होता है इसके अंदर और एक कैपेसिटर होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि रैम को ऑफ ऑन करते हैं। तो रैम को ऑफ ऑन कैसे करते हैं? तो रैम को ऑफ ऑन नहीं करते, स्विच नहीं होता, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वी कीप रीफ्रेशिंग द सिस्टम। हम लोग सिस्टम को क्या करते हैं, टाइम टू टाइम रिफ्रेश करते रहते हैं। F5 दबाइए, रिफ्रेश कर दीजिए, F5 दबाइए, रिफ्रेश कर दीजिए। इससे क्या होता है कि जो डेटा आपके सामने चल रहा है वही टेम्पोररीली कहाँ स्टोर होता जाएगा, रैम के अंदर होता जाएगा। लेकिन हम इसका यूज़ क्यों करते हैं? इसका यूज़ इसीलिए करते थे कि ये क्या था, सस्ता हुआ करता था। तो क्योंकि सस्ता होना ही एक आंसर नहीं है, हम लोग अब स्टैटिक और डायनेमिक दोनों को यूज़ करते हैं, सस्ता होने के बावजूद या महंगा होने के बावजूद। तो कैसे? तो उसके रिगार्डिंग एक आर्किटेक्चर हम लोग अलग से पढ़ेंगे, 1T 1C। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि एस रैम का मतलब क्या हो गया, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम का मतलब क्या हो गया, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम जो होता है ये क्या होता है, महंगा होता है। क्यों महंगा होता है ये भी बताएंगे, लेकिन ये फास्ट काम करता है। दूसरा, अगर हम बात करें डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की, तो डी रैम क्या होता है, सस्ता होता है। लेकिन सस्ता होने के साथ साथ वो कैसा काम करेगा, स्लो काम करेगा। उसका स्लो काम करने का एक ही रीज़न है कि डेटा क्या हो जाता है, उड़ जाता है, उसका डेटा ख़त्म हो जाता है। तो वो सोच ही नहीं पाता कि हम कहाँ से रिकवर करें। उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी होती है, उसके बनावट पे, उसकी संरचना पे। तो उसके अंदर जो आर्किटेक्चर चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1T 1C, 1 ट्रांजिस्टर 1 कैपेसिटर स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है। इसीलिए अगर आपके कंप्यूटर में डी रैम चल रहा है तो उसमें एक ही चीज़ कहा जाता है कि आप अपने कंप्यूटर को क्या करते रहिए, रिफ्रेश करते रहिए। क्या करते रहिए, रिफ्रेश करते रहिए। इसी सब कारण की वजह से हम एक चीज़ और कहेंगे कि डी रैम का इस्तेमाल जो होता है हम लोग इसको प्राइमरी मेमोरी की तरह करते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग प्राइमरी मेमोरी की तरह करते हैं। लेकिन जो सैशे मेमोरी होता है, वो सैशे मेमोरी जो होता है वो एस रैम के कंडीशंस पे बना होता है।
थोड़ी देर पहले आपको हम बताए थे कि मेमोरी का ये पिरामिड होता है, बताए थे ना जी। तो उस पिरामिड में हम लोग क्या पढ़े, सैशे मेमोरी, रजिस्टर और मेन मेमोरी। तो रजिस्टर हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इसको डिलीट कर दिए फिलहाल। हम लोग क्या पढ़े, सैशे और मेन। तो आपके मन में ये कॉन्सेप्ट होगा कि सर सैशे मेमोरी कैसे बनता होगा। तो अगर आप सैशे का एक उदाहरण चाहते हैं तो एस रैम जो है वो सैशे मेमोरी का एक उदाहरण है। क्यों? क्योंकि जैसे सैशे मेमोरी फास्ट काम करता है, ये भी फास्ट काम करता है। सैशे महंगा है तो एस रैम भी क्या होता है, महंगा होता है। डी रैम का यूज़ कहाँ करते हैं, तो डी रैम का यूज़ हम लोग मेन मेमोरी के तौर पे करते हैं, जहाँ पर डेटा को कुछ देर के बाद क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। और डिलीट हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये डी रैम कौन से आर्किटेक्चर पे चलता है, तो 1T 1C, 1 ट्रांजिस्टर 1 कैपेसिटर। तो एक क्वेश्चन होता होगा आपके मन में कि सर ये एस रैम कौन से आर्किटेक्चर पे चलता है। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, इसको ही बताएंगे। यहाँ तक क्लियर है? अरे यस नो बताओ, सबका क्लियर है, कोई डाउट नहीं? उसके बाद आपको पहले वाले क्लासेस में हम बताए थे कि हार्ड डिस्क जो होता है, या हार्ड डिस्क के अलावा जब हम लोग बातें कर रहे थे तो हम बताए थे कि हार्ड डिस्क को स्टोर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे डॉट्स होते हैं, और उन्हीं डॉट्स पे हम लोग क्या करते हैं, डेटा को सेव करते हैं। उसी में हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, पेजिंग और सेगमेंटेशन का। ठीक उसी तरीके से जब हम इन कॉमन रैम की बात करते हैं, इन कॉमन अगर हम रैम की बात करें तो रैम के साथ क्या होता है कि रैम के अंदर भी स्टोरेज लोकेशंस होता है। रैम के अंदर भी स्टोरेज लोकेशन होता है। रैम के अंदर का जो स्टोरेज लोकेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्ड्स। क्या बोलते हैं? वर्ड्स। यानी जो मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी कौन हो गया, रैम और रोम। तो रैम और रोम के अंदर जो क्लासिफिकेशन है, या रैम और रोम के अंदर जो पॉइंट्स है जहाँ पे डेटा रखा जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड्स बोलते हैं। अब आपके मन में चलेगा कि सर एक रैम के अंदर वर्ड साइज कितना हो सकता है। तो मान लीजिए कि एक रैम जो है वो 32 बिट का है। इतना तो जानते होंगे कि 2 GB है तो कितने बिट का होगा, 32 बिट्स का। जानते हो ना? नहीं जानते हो तो जान जाओ। अगर आपके रैम का साइज क्या है, 2 GB है, तो कितने बिट का है, 32 बिट्स। अगर वो 4 GB है तो वो कितने बिट का है, 64 बिट्स। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये 32 बिट्स वाले में कितने वर्ड्स हैं, तो 32 लोकेशंस हैं। इट मीन्स कि कितने वर्ड्स हो गए, 32 वर्ड्स हो गए। 4 GB वाले में पूछेंगे कि 64 बिट का है बाबू, तो कितना वर्ड होगा, तो क्या बोलोगे, 64 वर्ड्स हो। नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाई? तो रैम और रोम के अंदर जो सेगमेंट होता है, जो डॉट होता है, उसको क्या बोलते हैं, वर्ड्स। एक वर्ड में कितना डेटा स्टोर हो सकता है, 1 बिट डेटा स्टोर हो सकता है। तो 64 बिट का अगर सिस्टम है तो कितना वर्ड होगा उसमें, 64, 64। 32 है तो 128 है तो याद रहेगा। अगर एग्जाम में पूछ दिया तो बता देना। क्लियर है? ये सब पढ़े हो कॉलेज में? कितने लोग पढ़े हैं कॉलेज में, हाथ उठाइए। 2 लोग। खैर लिखिए, कहाँ लिखे थे, सैशे मेमोरी लिखोगे, द मेन मेमोरी लिखो। नहीं, सैशे लिख लिए हम लोग, पहले डेफिनेशन लिख लो वर्ड्स का, पहले इसका डेफिनेशन लिख लो वर्ड्स का। द मेन मेमोरी is divided into fixed memory blocks. Fixed memory blocks divided into fixed memory blocks called words. लिख लिए। The size of the word may be limited. The size of the word may be limited due to
ड्यू टू communication path and the processing unit size इसमें नेक्स्ट लिखोगे प्रोसेसिंग यूनिट साइज नेक्स्ट लिखेंगे आप इसमें ये बना लो 32 बिट्स 32 वर्ड्स 64 बिट्स 64 वर्ड्स लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रैम we can classify RAM as static RAM and dynamic RAM. Construction RAM can be classified into two types. पहला हो गया SRAM, दूसरा हो गया DRAM. क्या होता है बोर्ड पे लिखा है उसको लिख लीजिए and DRAM. हो गया लिख लिए मिटा दे कोई लिख रहा है हो गया मिटा दें ठीक है बात करते हैं SRAM की तो SRAM जान गए इसका मतलब क्या होता है सीक्वेंशियल रैंडम एक्सेस मेमोरी बताइए किस सॉरी सीक्वेंशियल इसलिए बोल दिए स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है गलती से सीक्वेंशियल इसलिए निकल गया कि मेरे दिमाग में चल रहा था ये कि ये जो SRAM बना होता है वो सीक्वेंशियल सर्किट का बना होता है ये सीक्वेंशियल सर्किट का बना होता है इसीलिए निकल गया आई एम सॉरी ये किससे बना होता है सीक्वेंशियल सर्किट मेरी बात सुन लो फिर लिखना इस सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है तो हम लोग फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं फ्लिप फ्लॉप जानते हैं हाँ कितने लोग फ्लिप फ्लॉप के बारे में जानते हैं हाथ उठाइए 1 2 3 4 बताइए फ्लिप फ्लॉप क्या होता है
हाँ बताइए कुछ भी। एक बच्चा बताया जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, लेकिन हम डेफिनेशन जानना चाहेंगे। नहीं आइडिया। और किसी का नहीं? एक गूगल से नहीं देखना है, जो आता है बताना है, नहीं तो हम बताएंगे। तो ये सच बात है कि ये सीक्वेंशियल सर्किट होता है। तो किस चीज़ का बना होता है? फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? तो स्टेशन देखे हैं, रेलवे क्रॉसिंग देखे हैं। रेलवे क्रॉसिंग में क्या होता है? फाटक उठता है, गिर जाता है, उठता है, गिर जाता है। वही बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? फ्लिप फ्लॉप का। यहाँ भी क्या होता है कि मान लीजिए ये एक रैम है, तो इसके अंदर जब करंट बहुत तेजी से जाता है तो यहाँ का ये जो बैरियर है वो ओपन हो जाता है, जिससे कि डेटा क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगी इसके अंदर। यानी हाई वोल्टेज होगा तो डेटा क्या हो जाएगा? इस पर लिख जाएगा। और जैसे जैसे इसका वोल्टेज, इसके अंदर करंट कम होता जाएगा, डेटा बाहर आ जाएगा, यानी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। नहीं समझ में आया? बताएं फिर से। देखिए, इतना मान के चलिए कि ये हमारा रैम है। इसका हम डायग्राम ही बताएंगे आप लोग को, फिलहाल ठेठ भाषा में बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा रैम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको पता है रैम किससे कनेक्टेड होता है? मदरबोर्ड से। मदरबोर्ड क्या भेजता है? करंट। तो यहाँ पे यही होता है कि भैया ये हमारा ऐसा है, ठीक है, फाटक बना है, बंद होगा और खुलेगा। तो ये कहता है कि अगर हाई इंटेंसिटी करंट पास किया जाए या डेटा को इलेक्ट्रिक करंट के तौर पे पास किया जाए हाई वोल्टेज में, तो डेटा इसके अंदर लिखा जाएगा। लेकिन जब तक हाई वोल्टेज रहेगा तभी तक वो लिखा रहेगा। जैसे वोल्टेज लो हुआ, डेटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। नहीं समझ में आया? यही कॉन्सेप्ट है किसका? एस रैम का। तो यहाँ पर वोल्टेज अंदर आए और जाए, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक बैरियर लगाना पड़ेगा ना। उसी के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? फ्लिप फ्लॉप लगाते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप भी कई टाइप का होता है। कौन सा लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ये भी आपको बताएंगे। यहाँ तक क्लियर है सबका? अरे यस नो बताइए। कोई डाउट है किसी को? नहीं। अगर डाउट नहीं है तो ये हमसे कहता है एस रैम में कि अगर आपको इनपुट देना है तो आप 3 तरीके का इनपुट दे सकते हैं, लेकिन जो आपका आउटपुट निकलेगा वो सिर्फ एक होगा। क्या कहता है? इनपुट कितना दे सकते हैं? 3। आउटपुट कितना आएगा? 1। क्या क्या हो सकता है? पहला ये कहता है कि आपका इनपुट हो सकता है किसी चीज को सेलेक्ट करने के लिए। दूसरा इनपुट आपका हो सकता है किसी चीज को रीड या राइट करने के लिए। या तीसरा इनपुट जो आपका क्या हो सकता है? तो किसी चीज को सेव करने का इनपुट हो सकता है। लेकिन आप कुछ भी करेंगे तो कुछ भी करने के बाद एक ही कंक्लूजन आएगा कि आपको क्या चाहिए? रिजल्ट। आपको क्या चाहिए? आउटपुट, रिजल्ट। तो एक ही निकल सकता है, वो क्या होगा? आउटपुट। तो आई रिपीट अगेन, एस रैम किस चीज का बना होता है? सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट का मतलब क्या होता है कि उसमें जो डेटा लिखा जाएगा वो लिखने का तरीका किससे होगा? करंट के फ्लो से। करंट कैसा हो सकता है? या तो हाई वोल्टेज या तो
लो वोल्टेज। उस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? फ्लिप फ्लॉप। ये कहता है कि आप इसको इंस्ट्रक्शन जो दोगे वो 3 चीज़ का दे सकते हो। या तो रैम को इंस्ट्रक्शन दोगे कहीं से कोई डेटा उठा कर लाने का, या तो टेम्पोरली सेव करने का, या तो कोई एग्जीक्यूशन चल रहा होगा उसमें रीड और राइट करने का। कुछ टूट रहा है क्या? और एक लास्ट बचता है कि कोई भी काम कर लो, अंत में आपको क्या चाहिए? आउटपुट चाहिए। तो आउटपुट कितना आएगा? एक ही आएगा। अब इस पूरे प्रक्रिया में आपको समझना है कि हम लोग रीड कब कर सकते हैं, राइट कब कर सकते हैं, और हाई को कैसे डिनोट करते हैं, लो को कैसे डिनोट करते हैं। तो जो हाई वोल्टेज होता है उसको डिनोट करने के लिए हम लोग 1 का यूज करते हैं, और जो लो वोल्टेज होता है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? 0 का यूज करते हैं। आज से हम क्या बताएं, जब करंट तेज गति से अंदर आएगा तभी क्या हो सकता है? रीड या राइट। अगर करंट की गति स्लो हो जाए, यानी हमारा करंट क्या हो जाए? स्लो हो जाए, तो उस केस में क्या होगा? तो नाइदर रीड होगा नॉर राइट होगा। हमारा जो डेटा लिखा हुआ है वो स्लोली क्या होने लगेगा? एक्सटिंग्विश या एक्सटिंक्ट होने लगेगा। डेटा हमारा क्या होने लगेगा? एक्सटिंक्ट, यानी वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अरे नहीं समझ में आया? सबके समझ में आया? क्लियर है? तो एक पॉइंट बनाए हम लोग, तो लिखोगे एस रैम, उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। It is a sequential circuit that is constructed by flip-flop. It is a sequential circuit that is constructed by flip-flop. Full stop. It has 3 inputs and 1 output. It has 3 inputs and 1 output. वो 3 inputs क्या हैं वो लिख लीजिए। हाई को कैसे डिनोट करते हैं, क्या होगा वहां पे वो लिख लेना, लो से क्या होता है वो लिख लेना। लिख लिए? सेलेक्ट रीड राइट इनपुट। हाँ, सेव, यानी रैम में हम लोग सेव को इनपुट से रेफर करते हैं, इसीलिए उसको हम लोग इनपुट बोलते हैं, क्योंकि वो परमानेंटली कुछ भी स्टोर नहीं कर सकता। ब्रैकेट में अपने समझने के लिए सेव लिख सकती हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा एग्जाम में मत लिखिएगा, नहीं तो एरर है वो आपका। हाँ लिख सकते हैं। लिख लिए? अरे यस नो बोलो। चलो आगे चलते हैं। अब बात कर रहे थे हम लोग डी रैम, ये सब पढ़े हो कॉलेज में, स्टैटिक रैम कैसे बना है, डायनामिक कैसे बना है, 1T 1C पढ़े हो कॉलेज में? 1T 1C आर्किटेक्चर पढ़े हो, 1 ट्रांजिस्टर 1 कैपेसिटर आर्किटेक्चर। रैस क्या होता है, कैश क्या होता है, ये सब पढ़े हो? रैस कैश पढ़े हो? रेड पढ़े हो?
रेड 0, रेड 1, रेड 3, रेड 2, रेड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पढ़े। अच्छा एक बात हमें बताओ, रैश कैश नहीं पढ़े। अच्छा एक बात हमें और बताओ, रैश कैश के अलावा और क्या सिलेबस में? एम रोम पढ़े हो? एम रोम, मास्क रोम या मास्क रोम नहीं पढ़े हो? अच्छा इसके अलावा जो बताया जाता है एक स्कैन एल्गोरिदम होता है, वो पढ़े हो? स्कैन, सी स्कैन नहीं पढ़े हो? खैर समझ गए, थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा। वापस बोर्ड पे आओ, डी रैम पढ़ रहे थे हम लोग। तो डी रैम का मतलब क्या होता है? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे इसको यूज क्यों करते हैं और कैसे करते हैं ये जानना है। तो डी रैम समझना, सुन लो मेरी बात फिर लिखना, ये किस पे काम करता है? 1T 1C, यानी यहाँ पे क्या लगा होता है? 1 ट्रांजिस्टर 1 कैपेसिटर। और कैपेसिटर यहाँ पर क्या होता है कि जब हम लोग करंट फ्लो करते हैं तो एस रैम में करंट को रेगुलेट करने के लिए एक बैरियर था, फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पर करंट का रेगुलराइजेशन जो होता है वो ट्रांजिस्टर करता है, रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ करंट। और वहाँ जो था एस रैम में करंट जाता था, सेव हो जाता था, हाई तो ठीक है, लो तो गया बाहर। उसी तरीके से जब कैपेसिटर में आता है तो कैपेसिटर में क्या होता है? चार्ज के फॉर्म में स्टोर होता है। अब कैपेसिटर के साथ समस्या है कि ये बहुत जल्दी क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज होगा। ये बहुत जल्दी डिस्चार्ज होता है, इसीलिए आवश्यकता होती है कि हम लोग डायनामिक रैम को क्या करते रहें? टाइम टू टाइम रिफ्रेश करते रहें। रिफ्रेश करने से क्या होता है कि जो पुराना डेटा होगा वो निकल जाएगा और नया डेटा होगा वो क्या होगा? आता जाएगा। क्योंकि यहाँ पे चार्ज सेव होता है और जैसे ही इसमें चार्ज बढ़ गया, चार्ज भर गया, तो चार्ज भरने के बाद इसके अंदर करंट की सप्लाई रुक जाती है। यानी जितनी आवश्यकता है उतना ही करंट जाएगा, जिसकी आवश्यकता नहीं है उसके अंदर करंट जाने वाला नहीं है। इसके वजह से इस रैम में पावर कंजम्पशन जो है वो बाकी से कम होता है। पावर कंजम्पशन जो है बाकी से कम होता है क्योंकि कैपेसिटर लगा होता है। तो कैपेसिटर बहुत छोटा भी बन सकता है। छोटा होने की वजह से डी रैम का साइज जो होता है वो कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, उसके अलावा साइज कॉम्पैक्ट होने के साथ साथ क्योंकि इसके अंदर करंट आएगा तुरंत निकल जाएगा, आएगा तुरंत क्या होगा? निकल जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन सेविंग का स्पीड भी जल्दी होता है और इंस्ट्रक्शन निकलने का काम भी क्या होता है? जल्दी होता है। इसमें हम लोग एक काम और कर सकते हैं कि अपने अकॉर्डिंग आप कैपेसिटर की माफ़ी चाहते हैं, आप कैपेसिटर की क्वांटिटी या साइज को बड़ा घटा कर सकते हो। इससे क्या होगा कि मान लो हमको 4 GB का रैम का 2000 रुपये प्रोडक्शन में पड़ रहा है, हम उसको 8 GB बना देंगे तो मेरा कंस्ट्रक्शन वही रहेगा, खाली कैपेसिटर बढ़ा देना है। तो मुश्किल से 100-200 रुपये लगेगा, हमारा रैम का दाम क्या होगा? कम हो जाएगा, लेकिन साइज़ क्या होगा? बढ़ जाएगा। आप और हम देखते होंगे आज हम लोग जो भी यूज़ करते हैं वो लोग DDR रैम यूज़ करते हैं। DDR रैम सुने हो? जो भी लैपटॉप में यूज़ करते हैं हम लोग क्या यूज़ करते हैं? DDR यूज़ करते हैं। और DDR बहुत सस्ता होता है, 700-800 तक में मिल जाएगा। डिपेंड करता है आप किस कंपनी का लेते हैं। कितना महंगा लोगे तो 1100-1200। लेकिन पुराने ज़माने वाला रैम लेने जाओ, चौड़ा वाला जो एस रैम आता था लगता था, उसका स्टार्टिंग कीमत ही 1800, 1900, 2200, 2100। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सर्किट डिज़ाइन करना होता था। पुराना वाला रैम देखोगे कभी उल्टा करके तो तुम्हें समझ में आएगा कि उसके ऊपर ऐसे चिप लगा हुआ है, उसके अंदर से चिप लगा हुआ है। एस रैम की पहचान वही होती है, वो 4 उंगली मोटा होता है। जो DDR हम लोग यूज़ करते हैं वो 1 उंगली मोटा आता है, लैपटॉप में भी यूज़ होता है, एकदम पतला होगा, एकदम पतला, खाली इसके अंदर डॉट 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 होगा, यानी खाली कैपेसिटर भरा होगा इसके पीछे, जिससे कि क्या होगा? करंट को वो रेगुलेट कर सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? कोई डाउट है? अरे यस नो तो बोलो। क्लियर है यहाँ तक?
सबका कि नहीं समझ में आया? आया? लिखवा दे, लिखो डी रैम कहता है इट यूजेस one transistor and one capacitor for storing 1 bit for storing 1 bit. Next point लिखोगे the transistor works as a gate which opens and closes the circuit. Next लिखोगे a charged capacitor is denoted as 1. A charged capacitor is denoted as 1, whereas a discharged capacitor is denoted by 0. देखोगे नेक्स्ट पॉइंट डिस्पाइट continuous power supply despite continuous power supply comma the capacitor discharges in a very short period of time. Next लिखोगे power consumption in this is also less. लिख लिए. नेक्स्ट लिखोगे 1T1C structure makes the RAM compact in size. छोटा, व्यवस्थित in size and can even store large amount of data. Next point लिखोगे DRAM cell in the memory is connected with cell battery CELL is connected with word line जिसको ब्रैकेट में लिख लो रोज एंड बिट लाइन ब्रैकेट में लिख लो कॉलम्स क्लियर है? कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं. ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. क्लियर है? थैंक यू.